जोहार किसान मन, रोरे मन कर हम की जत्रू भाई और मैं हूँ आप सभी की दोस्त रुमकी। हाल चाल रोरे मन कर नगदे है और भौजी रोर बहुत बढ़िया और ढेर सारी जानकारी भी हम लेकर आए हैं, क्योंकि जानकारी जब हम लेकर आते हैं तो हमारे किसान जो हैं वो बहुत लाभान्वित होते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से जानकारी लेकर आते हैं वो उन्हें जानते हैं और उपयोग में लाते हैं एकदम। अब भौजी हमारे मन पहले समाचार काल नहीं देख लो। बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कुआं में पंगेशिस मछली पालन के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। रामगढ़ के मांडू में स्थापित किया जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र। बेबी कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए नर मंजरी निकालते ही उसे हटा दें। अब समाचार विस्तार से। राज्य के जो मछली पालक अपने कुआं में पंगेशिस मछली पालना चाहते हैं, उनके लिए मत्स्य निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षण मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा रांची में दिया जाएगा। प्रशिक्षण के इच्छुक मछली पालक अपने जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय में 26 अगस्त 2014 से पहले आवेदन कर दें। केंद्र सरकार के सहयोग से रामगढ़ जिला में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने भूमि भी उपलब्ध करा दी है। पिछले दिनों रामगढ़ के मांडू में राज्य सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 19.04 एकड़ भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किया गया। केवी के स्थापना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अपनी स्वीकृति दे दी है। बेबी कॉर्न फसल में नर मंजरी निकलते ही उसे पौधों से हटाकर खेत से बाहर निकाल दें। साथ ही किसान ये सावधानी भी बरतें कि नर मंजरी निकालते समय फुनगी की पत्तियां ना टूटने पाए। भुट्टे में जैसे ही बाल के रेशे निकले, भुट्टे की तुड़ाई शुरू कर दें। किसान भाई, अगर आप बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप पौधों से नर मंजरी हटा रहे हों तो ऊपर की पत्तियां बिल्कुल न टूटने पाए, क्योंकि यही पौधों की बढ़वार और उपज बढ़ोतरी में सहायक होता है। तोड़ाई करते समय किसान भाइयों को तोड़ाई से पहले जब नर मंजरी निकलती है उस समय किसान भाइयों को ख्याल रखना चाहिए कि नर मंजरी को ज़रूर अपने खेत से निकाल दें। नर मंजरी निकालने में देरी भी न करें, क्योंकि देरी होने पे उसका फ्लैग लीफ, जो ऊपर की लीफ है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उत्पादन को बढ़ाता है, वो नर मंजरी निकालते समय टूट सकता है। इसलिए जैसे ही नर मंजरी निकल रहा है उस समय किसान भाइयों को 1 से 2 दिन के अंदर नर मंजरी निकाल लेना चाहिए। और जैसे ही सिल्क पौधे भुट्टे के अंदर दिखाई दे, 1 से 2 दिन के अंदर भुट्टे की तोड़ाई कर देनी चाहिए। इससे किसान भाइयों को 14%, अगर नर मंजरी निकाल ले रहे हैं तो 14% उत्पादन में वृद्धि प्राप्त होगी। जो किसान सब्जी फसल फूलगोभी की आगात खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, उस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। अगेती फूलगोभी की खेती करने वाले किसान भाई, चिगड़ा, ये सब किसान भाई इसकी किस्मों का चुनाव करके खेती करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज होगा। और इन किस्मों में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज वो ले सकते। राज्य के किसान धान की खेती के लिए खेत की जुताई और कादो करने के लिए बिरसा रीजल हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे BAU कृषि अभियंत्रण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। बेंगाबाद कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी तरह से खेती करता हूँ। मैं खेती में जैसे धान, मकई, मड़ुआ, गेहूँ, सब्जियों में जैसे भिंडी, करेला, कद्दू, झींगा, मैं उन्नत किस्म के बीजों उपचार कर अपने खेतों में लगाता हूँ, जिससे फसल में उतनी बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है और मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपये से 2450 रुपये, चावल मध्यम 2550 रुपये से 2650 रुपये, चावल उत्तम 3550 रुपये से 3650 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1750 रुपये, चना 3350 रुपये से 3450 रुपये, दाल अरहर 6100 रुपये से 6200 रुपये, दाल मसूर 5500 रुपये से 5600 रुपये, दाल चना 3750 रुपये से 3850 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9000 रुपये, चीनी 3450 रुपये से 3525 रुपये, आलू 1800 रुपये से 2000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके साथ ही आप जान चुके हैं कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मंडी का भाव क्या रहेगा, और मौसम के संगे संगे हमारे बढ़िया बढ़िया किस्म के भी तो जान ली। बिल्कुल, और साथ ही साथ अब हम जानकारी भी देंगे, लेकिन एक छोटे से विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम करवा दे सब किसान मन के, फिर से हमरे मन बटले बहुत बहुत जोहार है और स्वागत है रोमनकर कार्यक्रम में। अब जानकारी, बिल्कुल, आज की जो जानकारी है वो हमें देंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, और वो बताएंगे कि किस तरह से जो हमारे किसान बंधु हैं अगर सूकर पालते हैं तो उनमें अगर प्रजनन की अगर संभावनाएं हैं तो किस तरह से उनकी देखभाल की जाए और कैसे कर जानकारी भी तो रहना बहुत जरूरी है हमारे मन के। तो भाई पशुपालन हमरे मन करत ही, तो ये सब बात कर जानकारी हमरे मन के रहना बहुत जरूरी है, ताऊ हमरे मन फटाफट जानकारी कर लेवत थी। आज हम बिरसा के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है कन्या वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो हमें बताएंगे कि नर और मादा में प्रजनन संबंधी विशेष जानकारी देंगे आपको। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे प्रजनन के बारे में, तो नर और मादा जो है सुकर जो होते हैं उनमें प्रजनन की जो है वो कौन सी जो है वर्ष होती है, जो समय होते हैं, कौन से समय होते हैं, उसके बारे में हमें बताएं। सुकर पालन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में सुकर पालन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है जी। और सुकर पालन में जो भी किसान भाई लगे हैं उसमें मुख्य रूप से जो आमदनी का जरिया है इसका प्रजनन से जो आमदनी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सुकर पालन में ये जो है कि काफ़ी तेज़ी से और एक साल में 2 बार बच्चा देती है, जो कि किसी अन्य पशु जो है वो इतना इनमें प्रोडक्शन परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। एक साल में 2 बार और एक बार में 8 से 12 बच्चे, यानी कुल जो है एक साल में कम से कम 16 बच्चे वो देती है और ज़्यादा से ज़्यादा 24 और 25 बच्चे भी दे सकती है। तो कम समय में बहुत ज़्यादा इनका ग्रोथ होता है और आमदनी हो सकता है। तो सबसे पहले है कि उसमें कुछ प्रजनन संबंधी जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए, जिसके अभाव में जो प्रजनन से जो लाभ होता है
वो उनको पूरा नहीं हो पाता है। जी। तो पहला चीज़ जो आपने पूछा कि क्या उम्र होना होनी चाहिए, क्या सीजन होना चाहिए, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सूकर पालन में खास करके कोई सीजन का प्रजनन से ज़्यादा महत्व नहीं है। सभी सीजन में ये समान रूप से ये बच्चा उत्पादन करती है। दूसरी चीज़ है कि जो उम्र होती है कि प्रजनन का सही उम्र क्या होता है, तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि नस्ल का चुनाव बहुत ज़रूरी है कि नस्ल के आधार पर भी ये थोड़ा अंतर होता है कि कौन सी नस्ल जो है कि जब उसमें बच्चा देने की क्षमता आती है। तो पहला चीज़ है कि जो नस्ल का हम चुनाव करेंगे उसमें जो है कि एक देसी नस्ल है और एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। तो देसी नस्ल में प्रजनन क्षमता कम होती है और इम्प्रूव्ड वैरायटी जो कि संकर नस्ल जिसको कहते हैं, वो जो TND जिसका नाम है, इसमें प्रजनन क्षमता ज़्यादा होती है। तो इम्प्रूव्ड वैरायटी पहले तो किसान भाई जो भी हैं वो अगर देसी नस्ल पाल रहे हैं तो उसको इमीडिएट जो है इम्प्रूव्ड वैरायटी का पालन करने से 5 से 6 गुना ज़्यादा आमदनी होता है, जिसका मुख्य कारण है कि बढ़ने की क्षमता अधिक है, बच्चा देने की क्षमता अधिक है। और जो है कि सही उम्र जो प्रजनन की जो बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो अगर इम्प्रूव्ड वैरायटी की यदि बात करते हैं तो 8 महीने में वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है और नर जो है 10 से 12 महीने में प्रजनन के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों को कि बहुत सारे किसान भाई जो हैं कि नर और मादा को बच्चे से ही, छोटे से ही साथ में रखते हैं, तो उसमें कभी कभी होता है कम उम्र में भी प्रजनन कर जाती है, जैसे कि 6 महीने 7 महीने में भी कभी कभी प्रजनन कर जाती है। 7 महीने में तो उसमें अगर बॉडी साइज कम होता है, उसमें प्रजनन जब होता है तो उसका जो बच्चा जो देने की क्षमता वो कम हो जाती है, बच्चे कमज़ोर होते हैं और मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इस समय जो है कि प्रजनन जो हम लोग करवाते हैं तो कम से कम 8 महीने में प्रजनन करवाएं मादा का, और नर जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए 10 से 12 महीने का, और जो मादा जो होती है वो उसका वजन भी अवश्य देख लें। सिर्फ समय से इसका इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने उसका प्रबंधन सही नहीं है, आप खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं, आवास की व्यवस्था नहीं है, तो उसका ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए अगर प्रजनन के लिए हम लोग मादा नर का चुनाव करते हैं तो उस समय उसका उम्र के साथ साथ वजन भी देख लें कि मादा का वजन लगभग 80 किलो हो, 75 से 80 किलो, और नर का वजन जो है कि 90 किलो, 85 से 90 किलो का जो नर का वजन है या 100 किलो का जो नर है, उसी से प्रजनन के लिए आप जो है कि उसको अलाउ करें, तब उसका रिजल्ट ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, बच्चे स्वस्थ होंगे और जो है मृत्यु दर जो होती है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर किसान अगर इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, तो जी। उसके लिए हमारे किसान भाई क्या उपाय करेंगे, किस तरह से संरक्षण करेंगे उसका, उसके बारे में बताएं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बच्चे देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है और यही मुख्य जरिया है आमदनी का सूकर पालन में। तो बच्चे ज़्यादा देती है, इसके लिए आप नस्ल अच्छा रखें, तभी आपको ज़्यादा बच्चे मिलेगी, स्वस्थ बच्चे मिलेंगे। और नर में नस्ल में सिर्फ TND नस्ल ही है जो कि झारखंड के लिए सूटेबल है, उसी का पालन करें। और ज़्यादा बच्चे लेने के लिए ऐसा देखा जाता है कि कुछ किसान भाई TND पालन कर रहे हैं तो उसमें बच्चे कम हो रहे हैं, कुछ किसान भाई TND पालन कर रहे हैं उसके बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो अंतर जो होता है इसका मुख्य कारण है कि उसमें रख रखाव की जो है वो कमियां हैं, जिसमें बच्चे कम हो रहे हैं। तो रख रखाव की यदि बात करते हैं तो जो भी मादा सूकरी है तो उसमें जो भी अगर हम प्रजनन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको वैज्ञानिक तरीके से खाना पीना की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जब प्रजनन के लिए जब हम अलाउ करते हैं 8 महीने की उम्र में मादा को, तो उसमें देखते हैं कि जब वो प्रजनन करती है तो उस समय ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम लोग प्रजनन करते हैं वो इन ब्रीडिंग या अंतर प्रजनन जो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने चर्चा की कि अंतिम 1 महीने में वो किन बातों पर विशेष ध्यान दें हमारे किसान भाई, उससे भी थोड़ा हमें बताएं। हाँ, जो अंतिम जो 1 महीना है खास करके जो मादा सूकरी है, पहले तो है कि 114 दिन में गर्भवती होती है, तो जो भी हमारे नर और जो सूकर पालक हैं उनको ये होना चाहिए कि कब वो पाल खिलाया है और कब बच्चा देने वाली है। तो उसके बाद जो अंतिम 1 महीना या 15 दिन में उनको वो मादा सूकरी को अलग कर दें, अलग कमरे में रखें और उस कमरे में गार्ड रेल की व्यवस्था हो, उसमें बच्चे के लिए बेडिंग की व्यवस्था हो, पुआल वगैरह रख दें, क्योंकि बच्चा देने खास करके ठंड के समय में तो पुआल वगैरह से मादा सूकरी का जो कमरा है जिसको प्रसूति गृह कहते हैं वो ज़्यादा छोटा नहीं हो, उसका सही आकार होना चाहिए, लगभग 200 वर्ग फीट का होना चाहिए। तो ये आप सब चीज़ देते हैं तो जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो दबने से मरता नहीं है और जो है वो बच्चे स्वस्थ रहते हैं, उसमें किसी तरह से कोई बीमारी नहीं होती है। बच्चे में जैसे बीमारियाँ भी होती है, अगर कमरा साफ़ सफाई नहीं रखा हुआ है, आप बच्चे वहाँ पे हो रहे हैं तो उससे जो है कि बच्चे में डायरिया या अन्य तरह की बीमारियाँ होती हैं। और जब बच्चा देती है तो छोटे जो छौने हैं उसमें आप ये
देखें कि मादा में जो है दूध जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। तब अगर दूध का जो प्रवाह है वो अगर मिलता है, बच्चों को दूध मिलता है, खास करके शुरू का जो 2 सप्ताह है बच्चों के लिए वो सिर्फ दूध पी करके ही रहता है। तो इस समय अगर उनको पूरा दूध मिलेगा बच्चों को, तो बच्चे जो मृत्यु होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है, और इस तरह से जो है कि बच्चे को हम लोग बचा सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी जानकारी, उन्होंने भी बताया कि अगर आप नर और मादा का अगर आप इसके व्यवसाय कर रहे हैं तो प्रजनन के समय किन किन बातों पर विशेष जानकारी देनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी बताया। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलबत नगद जानकारी, बड़ा सुपर जानकारी, बढ़िया से जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी। आप दोसर जानकारी करब हमरे मन भौजी, लेकिन एक छोटा सा संदेश कर बाद में। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। कैसा लागल संदेश? हर बार बहुत ही अच्छा रहता है और हम हमेशा आपको ये संदेश दिखाते हैं और आपके साथ ये क्या बोलते हैं, आपको जगाना चाहते हैं कि जो जल है वही जीवन है, एक एक बूंद बहुत कीमती है। एकदम बड़ा बढ़िया बात के बताया ना हमारे भौजी, तो ये सब बात के हमारे मन के गांठ बांध के रख लेना है किसान मन, और दूसर जानकारी के भी देखना है। बिल्कुल। और आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से आगाज जो फूलगोभी की खेती है वो किस तरह से हम कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से उसकी देखभाल कर सकते हैं। आप प्रभेद का चुनाव कैसे करे थे भौजी, ये बात कर भी जानकारी रहना बहुत जरूरी है, तो हमारे मन आओ फटाफट विशेषज्ञ से जानकारी कर ले। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आगाज फूलगोभी की खेती एवं उसके प्रभेद के बारे में। इस बारे में और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे, और हम ये जान भी रहे हैं कि अभी फूलगोभी की खेती की सीज़न आने वाली है अभी कुछ दिनों में, तो हमारे किसान भाई नर्सरी की तैयारी कैसे करें? देखिए, फूलगोभी की खेती करने से पहले जो सबसे मुख्य चीज़ किसान भाई को जानना जरूरी ये है कि किस्म का चुनाव। अगर सारा कुछ सही है, ज़मीन मिट्टी सही है, जलवायु सही है, अगर किस्म का चुनाव सही नहीं हुआ तो आपका उपज नहीं अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ खास किस्मों की बात की, कौन कौन से चुनाव कर सकते हैं हमारे, तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभेद हैं फूलगोभी की जो कि हमारे किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास जो अर्ली कतकी जो वैरायटी है, जो अगेती फूलगोभी की खेती करते हैं, उसमें एक वैरायटी है पूसा कतकी, पूसा अर्ली, पटना अर्ली। ये जो वैरायटियाँ हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा करता है। और जो प्राइवेट कंपनी के हैं, प्राइवेट कंपनी का जो सिगरा है, मुकेश है, जुहार है, नंदन है, ये सब किस्म का हम लोग चुनाव कर सकते हैं और इस का ही हम लोग अगेती में इसकी खेती करें। अगर किसान भाई अगेती वाली किस्म को अगर वो बाद में लगाते हैं तो उस किस्म का उपज नहीं होगा। अगर बाद वाले किस्म को जो हम लोग बाद में जो लगाते हैं, जो स्नोबॉल सीरीज ठंडे में जो लगाते हैं, उसको अगर पहले लगाते हैं उस स्थिति में भी उपज हमको अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए चयन। तो उस चयन में सबसे बेस्ट जो है हम लोग इसी 5-6 किस्मों का चुनाव करें और जो लोकली अवेलेबल होता है उसका हम लोग किसान भाई से सलाह देते हैं कि उस किस्म का वो लगाएं। चुनाव के बाद, नर्सरी की तैयारी के बाद जो खेतों में जो हमारे किसान भाई जाकर अपने फूलगोभी को लगाएंगे, तो लगाने के पूर्व खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, तो जो भी बीज हम लोग खरीदते हैं सबसे पहले बीज का हम लोग उपचार करते हैं। बीजों उपचार करने के बाद
हम लोग उसको एक नर्सरी तैयार करते हैं और जनरली 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए हमको 80 स्क्वायर मीटर मतलब 2 डिसमिल ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम 1 हेक्टेयर पौधे के लिए 1 हेक्टेयर का हम लोग नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हम लोग जो सबसे पहले खेत को तैयारी करते हैं, खेत में तैयारी करने के बाद जो बीजा है हम लोग उसको लाइन में लगाते हैं। हम लोग पूरे बीज को लाइन में लगाते हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर बीज को लगाते हैं। उसके बाद सूखी हुई गोबर अच्छा और भुरभुरा मिट्टी को मिला के हम लोग उसको ऊपर से ढक देते हैं। अगर हम लोग बीज घना गिराते हैं तो फिर हमारा जो बिचड़ा होता है वो फिर कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए हम लोग को प्रॉपर दूरी सही दूरी पे लगाना चाहिए। और जो बिचड़ा लगा रहा है एक बिचड़ा कतार से दूसरे कतार का जो है वो 5 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो उर्वरक होती है हमारे किसान भाइयों के लिए, वो भी जो महत्वपूर्ण उर्वरक है उनके खेतों के लिए, वो कौन कौन सी होनी चाहिए? इसमें 250 से 300 क्विंटल फार्म यार्ड मैन्योर मतलब गोबर की खाद डाल सकते हैं, 200 केजी नाइट्रोजन डाल सकते हैं, 125 केजी फास्फोरस डाल सकते हैं और 150 केजी पोटाश डाल सकते हैं और 10 से 12 केजी बोरेक्स का इस्तेमाल पर हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं। जिस समय हम लोग खेत तैयार करते हैं उसमें नाइट्रोजन आधा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा हम लोग और ये बोरेक्स की पूरी मात्रा खेत तैयारी करने के समय ही हम लोग उसको डाल देते हैं। अब खेत तैयारी करने के पहले सब डाल देते हैं और डालने के बाद हम लोग उसमें अपना बाड़ी तैयार करते हैं। हम लोग को अपना खेत जितना आसानी से हम लोग जिसमें सिंचाई कर सकते हैं उस दूरी के हिसाब से छोटा छोटा हम लोग प्लॉट तैयार करके हम लोग उसमें लगाते हैं। लगाने वक्त सिर्फ किसान भाई को ये ध्यान देना है, ये कतकी जो फूल गोभी है उसके बीच में स्पेसिंग कम होता है, तो हम लोग जो रो टू रोड 40 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और पौधा से पौधा 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। और खेत में जब हम बिचड़ा लगाते हैं उस समय हमको देख लेना है कि होता है कि बिचड़ा कम से कम 3 हफ्ते का होना चाहिए, नहीं तो कम से कम उसमें 4 पत्तियां होनी चाहिए और 4 पत्तियां या कि 15 दिन 3 हफ्ते का हो, उसके बाद हम उसको खेत में लेकर लगाते हैं। और जो मेरी दूरी है 40 सेंटीमीटर एक रो से दूसरी रो और पौधे से पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर पे हम उस पौधे को लगाते हैं। पौधा लगाने के बाद तुरंत हम लोग खेत की सिंचाई करते हैं। डॉक्टर साहब, सिंचाई की अवधि क्या होनी चाहिए? आगाद फूलगोभी की खेती में जो सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेती है, तो वो सिंचाई की अवधि कब कब सिंचाई करनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को? देखिए, आगाद फूलगोभी की जो खेती होती है वो हल्की मिट्टी में हम लोग करते हैं और जो पिछात फूलगोभी की खेती होती है भारी मिट्टी में हम लोग करते हैं। तो आगाद वाले में हम लोग को ये देखना है कि हर 4 से 5 दिन के बाद हम लोग उसकी सिंचाई दे सकते हैं। अगर बारिश हो रहा है तो फिर हम लोग को सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है। और सिंचाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान देना है कि जिस समय फूलगोभी लगता है, गांठ बनना शुरू करता है, फूल लगना शुरू होता है, उस समय खेत में एकदम हमेशा नमी बना रहना चाहिए। अगर उस समय नमी नहीं बना रहेगा तो फिर हमको अच्छा उपज नहीं मिलेगा। साहब, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे किसान भाइयों को कुछ मुसीबतें आती हैं कीट को लेकर, तो उस आगाद फूलगोभी की खेती के लिए सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को? बीमारी से बचने के लिए डाइथेन M45 का हम लोग 15 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे करें और कीट के लिए हम लोग साइपरमेथ्रिन या इमिडाक्लोरोपिड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कीट हम लोग को बचाव कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कीट लगती है वो DVM में डायमंड बैक माउथ होता है, जिसका हम लोग कंट्रोल शुरुआत से ही करना है। कीट तो आपको मतलब आप रेगुलर जब खेत का विजिट करते हैं, किसान भाई जब रेगुलर देखते हैं खेत में जाते हैं तो उनको कीट दिखाई देता है। जब कीट दिखाई दे तो उनको उसके पहले ही उनको जिस समय खेत लगाते हैं जब फूलगोभी, उसी समय उनको दवा खेत के लिए दवा भी खरीद लेना चाहिए और 15 दिन के अंतराल पर दवा का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाई, हम आशा करेंगे कि ये सारी जानकारी लेकर आप अपने खेतों में इस्तेमाल करके आगाद फूलगोभी की खेती बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और खूब मुनाफे कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलबत्त सुपर जानकारी एकदम पशुपालन कर भी हो गया का और देखो सब्जी फसल कर भी जानकारी हमारे मन कर ले ली और साथ ही साथ अब जानकारी हम आपको दे दें हमारे पते की, तो जल्दी से लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। 3 संख्या 834001। तो भौजी अब क्या करे है? अब जाने का वक्त है, तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से जोहार।